हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम चैप्टर 5th करने वाले हैं, क्लास 8 के एनसीईआरटी का। और यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में ये चैप्टर बात करता है। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या कुछ सीखने वाले हैं, वो हम देख लेते हैं। तो इसके बिग क्वेश्चंस क्या हैं, क्या हम इसमें सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होती है। उसके बारे में हम देखेंगे कि इलेक्टोरल सिस्टम क्या होता है। और उसके बारे में देखेंगे कि जो इलेक्टोरल सिस्टम है, इंडिया का इलेक्टोरल सिस्टम है, वो हाउ डज इट वर्क। ओके, तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ है, ये बोल रही है जस्ट वोटिंग, वाई इज एवरीवन सो एक्साइटेड। तो ये बोल रहे हैं जस्ट वोटिंग। जस्ट वोटिंग क्या होता है? ये बिगेस्ट सेलिब्रेशन ऑफ आवर डेमोक्रेसी है, जनरल इलेक्शन। ठीक है, इलेक्शन को इंडिया में एज ए फेस्टिवल ही सेलिब्रेट किया जाता है। ये सब लोग जो है क्यों लाइन में लगे हुए हैं ताकि ये वोट कर पाए। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जो है इंडिया की डेमोक्रेसी का एक फीचर है, जिसमें कि हर सिटीजन जो कि अडल्ट है वो एक वोट डाल सकता है, और हर वोट की वैल्यू जो है वो इक्वल होती है। ठीक है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता इसमें। एक रूल बना हुआ है कि जिसकी भी आयु एज जो है 18 साल से ज़्यादा है, उसको राइट टू वोट है, उसको वोट डालने का अधिकार है। ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रेस, रिलीजन, जेंडर, एजुकेशन, इनकम। तो इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा आपकी कास्ट के बेसिस पे, आपकी क्रीड के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, रिलीजन, जेंडर, एजुकेशन, इनकम, कितना कमाते हो, कितना पढ़े लिखे हो, आपका जेंडर क्या है, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती। अगर आप 18 साल से अबव हो तो आप जो है वोट डाल सकते हो, ये आपका राइट है। ओके, अब ये कौन सा राइट है, इस पे डिस्कशन चलता रहता है। आप इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी बोल सकते हो, आप इसको लीगल राइट भी बोल सकते हो, बट एज सच इस पे क्लैरिटी नहीं है। यूपीएससी में एक बार एक क्वेश्चन आया था, तो 2017 2018 का क्वेश्चन था, तो उसमें इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट माना गया था। लेकिन कुछ कोर्ट की हियरिंग्स हुई थी, तो उसके हिसाब से ये लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। बट ये डिस्कशन का टॉपिक है अभी। ओके, तो आप ये मान के चलें कि आपको वोट डालने का अधिकार है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, अगर आप 18 और 18 से ज़्यादा की एज के हो तो। और इसी को जो है आपका यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज बोला जाता है। ठीक है, यूनिवर्सल मतलब ये नहीं है कि हर कोई, रूल के हिसाब से जो है, यानी कि 18 साल का अगर कोई है या उससे ज़्यादा है तो वो वोट डाल सकता है। ठीक है, अब फ्रेंचाइज जो ये वर्ड देख रहे हैं, इसका क्या मीनिंग है? फ्रेंचाइज होता है ए राइट ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट। ठीक है, या तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन या आपकी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैसे? एक्ट बना के, है ना, लेजिस्लेचर ला के। और कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा हुआ होगा ही। अनदर टर्म दैट इज यूज्ड इज सफ्रेज, ए सिनोनिम ऑफ द फ्रेंचाइज। ठीक है, सफ्रेज और फ्रेंचाइज दोनों का सेम मतलब होता है। चलिए, अब जो ये 18 ईयर ऑफ एज है, ये पहले 21 हुआ करते थे। ठीक है, फिर 1988 में आपका 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसके अंडर जो है इसको 18 कर दिया गया था। अब 1988 में कौन था? राजीव गांधी थे, है ना। राजीव गांधी जी थे आपके पीएम, क्योंकि 1984 में आपकी इंदिरा गांधी जी को असैसिनेट कर दिया गया था। तो राजीव गांधी के टाइम पीरियड में 18 साल की एज कर दी थी, 21 से कम करके। ठीक, और ये 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। बहुत सारे एग्जाम्स में, गवर्नमेंट एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए, अब यूनिवर्सल फ्रेंचाइज जो है वो कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी है, सबसे मजबूत वाला, है ना, कॉर्नर। ये जो पिलर होते हैं, ये स्टोन्स, तो यूनिवर्सल
अडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी है। इसमें आपके लोकसभा के इलेक्शन है, आपके लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन है, आपके लोकल इलेक्शन है, सब जगह पे यूनिवर्सल फ्रेंचाइज ही आपका जो है वो एक्सरसाइज किया जाता है। और ये आपको आर्टिकल नंबर 326 के अंडर मिला हुआ है, इसलिए इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी बोलते हैं। ठीक है, तो और कुछ चेंजेस करने के बाद, हालांकि स्टार्टिंग से ऐसा नहीं था, प्रॉक्सी वोट्स का भी एक चलन होता था, लेकिन आज के टाइम पे नो वन कैन वोट ऑन अनदर्स बिहाफ कि भैया तू मेरे दोस्त है, तू चला जा, तू मेरे मेरे लिए वोट डाल के आ जा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि हर कोई कहीं भी वोट डाल सकता है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है, कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है, एक टेरिटरी होती है, एक एरिया लिमिट होती है। ठीक है, जैसे कि आपका स्टेट है कोई भी, तो उसको पॉपुलेशन के बेसिस पे ऐसे अलग अलग एरिया में, जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट्स के नाम होते हैं वैसे ही, या तो एक डिस्ट्रिक्ट को या दो तीन डिस्ट्रिक्ट को मिला के पॉपुलेशन के हिसाब से जो है अलग अलग जो है ऐसे एरिया बांट दिए जाते हैं, और इन एरियाज को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज। और ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज बेसिकली आपकी, यहाँ से एक इंसान जो है वो किसी भी पार्टी से इंडिपेंडेंट खड़ा हो सकता है, एक या एक से ज़्यादा, और उस इस एरिया के लोग यहीं पे वोट डाल सकते हैं। और ये जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं इनका एक रजिस्टर बना होता है। ठीक है, उसमें आपकी लिस्ट होती है कि जनगणना होती है ना, अभी भी चल रहा है, सेंसस चलता है ना, तो जनगणना में आपके नाम होते हैं, आपकी एज होती है, सब होता है आपका, है ना। तो वो एक लिस्ट बनी होती है नामों की इस रजिस्टर के अंदर, और सारी इंफॉर्मेशन आपके बारे में होती है, और इस रजिस्टर के अंदर आपका नाम होना चाहिए जिसमें आप 18 और अबव होने चाहिए हो। ठीक है, तो आप इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप वोट डाल सकते हो। ठीक है, इसके रजिस्टर में आपका नाम होना चाहिए, ऐसे नहीं आप यहाँ से आते हो और फिर आप यहाँ पे चले जाओ। ओके, आप बेसिकली रजिस्टर्ड वोटर होने चाहिए हो। और ऐसा भी नहीं है कि अगर यहाँ पे आपका नाम है तो आप वोट डाल ही सकते हैं, कुछ लिमिटेशंस है, रेस्ट्रिक्शंस है। जैसे कि अगर आपने कोई ऐसा सीरियस क्राइम कर दिया जिसके बाद एक्ट बने हुए हैं कि अगर आपने ये क्राइम कर दिया, अगर आप गिल्टी आप निकल आते हो, एक पर्टिकुलर क्राइम, कोई सीरियस क्राइम आपने किया है, तो फिर आपको रोका जा सकता है कि भाई आप वोटिंग नहीं डालोगे, आपका ये अधिकार छीना जा सकता है। ओके, ऐसा नहीं है कि अब मिल गया है तो इसको छीना नहीं जा सकता, यू कैन बी बार्ड फ्रॉम वोटिंग। ओके, चलिए, लास्ट टाइम हमने देखा था 2024 में हमारी जनरल इलेक्शन हुआ था गर्मियों में। ठीक है, और लोकसभा में जो है 543 जो है कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, जो मैंने अभी आपको बताया, ये एरिया पूरे भारत में ऐसे छोटे छोटे एरिया 543 थे। ठीक है, अब देखो कॉन्स्टिट्यूएंसी यहाँ पे इन्होंने बता दिया, एन एरिया हुज वोटर इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव टू ए लेजिस्लेटिव बॉडी। तो एक एरिया होता है ये, ठीक है, एक एरिया की लिमिट होती है, एक टेरिटरी होती है, वहां से कोई भी जो रिप्रेजेंटेटिव उठे हुए होते हैं उनको आप वोट डालते हैं, और इसके रजिस्टर में आपका नाम होना चाहिए, रजिस्टर वोटर के तौर पे, ताकि आप वोट डाल पाए। ठीक है, चलिए, अब जो ये इलेक्शन होता है ये एक बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम होता है। ठीक है, और ये फेयरली और फ्रीली मैनर में होना चाहिए, ऐसा नहीं है कोई दाब दबाव है या फिर कोई घोटाला चल रहा है ना, बूथ कैप्चरिंग आपने सुनी होगी, तो वो सब नहीं हो, उसका बहुत ध्यान रखा जाता है। तो हम देखेंगे कि इलेक्टोरल सिस्टम क्या होता है, कैसे हमारे यहाँ पे काम करता है। हमारे देश में बिफोर इंडिपेंडेंस, आज़ादी से पहले, केवल 13% लोग ही वोट डाल सकते थे। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये आपके, जैसे सबसे पहले आप मेरे को बताएंगे 1909 में क्या खास हुआ था, इसका नाम क्या है, 1919 में क्या हुआ था, 1935 में क्या हुआ था, बेसिकली इलेक्शन से रिलेटेड आप इसमें बताएंगे। ठीक है, तो जो ये 13% जो वोटर्स थे ना,
ये आपका यूनिवर्सल फ्रेंचाइज नहीं थी, क्योंकि इनकी कुछ कंडीशंस होती थी जो आपको फुलफिल करनी होती थी, तभी आप जो है वोट डाल सकते थे। और ये कंडीशन ऑब्वियसली जो प्रिविलेज्ड लोग थे, सोसाइटी का जो इलाइट जो पीपल थे, जिनके पास पैसा था या एक पर्टिकुलर टाइप की ब्रिटिश एजुकेशन थी, वही लोग जो हैं वोट डाल सकते थे। हर किसी को ये अधिकार नहीं दिया गया था, ये कंडीशंस आपको फुलफिल करनी होती थी, ठीक है। और इसलिए जो फ्रेंचाइज है वो आपकी यूनिवर्सल नहीं थी। तो आज के टाइम में आप मेरे को बताइए कितने परसेंट वोटर्स हैं हमारे यहाँ पे। और इंडिया, इनफैक्ट इंडिया जो है अर्ली नेशन टू ग्रांट women द राइट टू वोट। सो कॉल्ड जो डेवलप्ड नेशन है, जैसे कि स्विट्जरलैंड आप देखते हैं या फिर यूएसए, यहाँ पे औरतों को वोट डालने का अधिकार नहीं था, तो यानी कि जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो जा रहा था, ठीक है। स्विट्जरलैंड ने भी 1971 में औरतों को वोट डालने का अधिकार दिया है। औरतों ने लंबी बहुत मुश्किल लड़ाइयाँ लड़ी हैं अपना फंडामेंटल डेमोक्रेटिक राइट जो है उसको पाने के लिए, जो कि वोटिंग राइट है, कि हमारे लिए भी तो गवर्नमेंट बनती है, हम भी तो इसी पॉपुलेशन का हिस्सा है, हमें भी अपनी पसंद का लीडर चाहिए है जो हमारे हक के लिए बात करे। ओके। तो इंडिया ने तो कब 1946 में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसने साफ साफ उसके एजेंडा में था कि हमें पूरी जो पॉपुलेशन है उसको सेम ट्रीटमेंट देनी है, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, क्रीड, किसी टाइप की कोई वो नहीं होगी। सिर्फ हम एक रूल बनाएंगे कि हाँ भैया, क्योंकि 18 में क्या है हम बालिग हो जाते हैं, हमें समझ आ जाती है क्या सही क्या गलत है ना, 18 ईयर्स ऑफ एज। तो उसके बाद आपको वोट डालने का हक दे दिया जाता है, इसके अलावा कोई कंडीशंस नहीं है। ओके। अब ये देखिए 1947 में लिटरेसी रेट आपके कंट्री का 14% था, और विमेन तो सिर्फ 8% थी, 100 में से सिर्फ 8 औरतें ही पढ़ी लिखी थी। और ओवरऑल अगर आप मान के चलें कि 100 पॉपुलेशन में सारे लोग मैन विमेन बुजुर्ग बूढ़े, तो इसमें से सिर्फ 14 ही लोग पढ़े लिखे थे, ठीक है। तो आज के टाइम में आप मेरे को लिटरेसी रेट बताइए, आज इंडिया में लिटरेसी रेट की क्या हालत है वो आप मेरे को बताइए। अब हम बात करेंगे कि यूनिवर्सल फ्रेंचाइज इतनी क्यों जरूरी है। क्यों भैया, आप एक बहुत दूर दराज गांव में बैठा हुआ इंसान जो कि बहुत बुजुर्ग है, चल भी नहीं सकता, लेकिन उसकी वोट भी मैटर करती है, क्यों। अब ये कुछ रीजंस हैं। पीपल पार्टिसिपेट इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन दैट एरिया। उस पर्टिकुलर एरिया में क्या प्रॉब्लम्स है उस एरिया के लोगों को पता है ना, तो लोग डायरेक्टली उसमें अपने उस पर्टिकुलर एरिया की जो प्रॉब्लम है उसमें उसको कैसे सोल्व किया जा सकता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है आपके जेंडर पे, एजुकेशन पे, वेल्थ पे, ठीक है। एवरीवन इज इक्वल। सिविक्स एंगेजमेंट, सिविक एंगेजमेंट मतलब लोग उसमें पार्टिसिपेट कर पाते हैं कि हाँ ऐसे आप प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है आपकी एरिया की। और पावर टू डिटरमाइन वंस फ्यूचर, अब हम जिस प्रकार के नेता चुनेंगे उस प्रकार फिर वो अपने माइंड सेट से, अपने थॉट प्रोसेस से उसी प्रकार की पॉलिसीज बनाएंगे। वो पॉलिसीज हमारे फ्यूचर को इधर दे मेड इट और डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो ये होता है, आप जैसे नेता जैसे लीडर आपके होंगे, उनकी जैसी सोच होगी, उन्हीं चीज़ों को लेके वो पॉलिसी बनाएंगे और फिर डिसाइड होगा आपका फ्यूचर कैसा होगा। पीपल डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ फ्यूचर दे वांट एंड हु कैन बेस्ट रिप्रेजेंट देम, ठीक है। इसीलिए अडल्ट फ्रेंचाइज जरूरी है। एवरीवन्स वॉइस मैटर, हर किसी की आवाज़, हर कोई जो कहना चाहता है वो मैटर करती है। ऑल कैन पार्टिसिपेट इन डिसाइडिंग नेशंस फ्यूचर। और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आंसरेबल टू इलेक्टोरेट, पीपल वोट देम आउट इन इलेक्शंस। अगर किसी सरकार से आप खुश नहीं हो तो नेक्स्ट टाइम आप उसको चेंज कर देते हो, है ना। चलिए, अब ब्रिजिंग बैरियर्स एनेबलिंग पार्टिसिपेशन इंश्योरिंग यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, कैसे हो पाता है ये।
वोटिंग इन इलेक्शन इज ए पावरफुल वे फॉर पीपल टू एक्सप्रेस देयर विल। हम क्या चाहते हैं हम अपने वोट के माध्यम से बता सकते हैं। हमने एक इंसान चुना अपने एरिया से, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, इस एरिया से एक आदमी हमने चुन दिया, ठीक है। हमें पता था यहाँ पे रोड की प्रॉब्लम है, हमें पता था यहाँ पे पानी की प्रॉब्लम है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, हमारी डिमांड ये है। हमने यहाँ से एक लीडर चूज करके हमें लगा कि ये काम कर सकता है, ठीक है। लेकिन उसने पूरे 5 साल के लिए कुछ किया ही नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम अगर वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से एज कंटेस्टेंट उठता भी है तो हम उसको वोट नहीं डालेंगे, नेक्स्ट टाइम हम उसको नहीं जिताएंगे, उसके अपोजिट में जो होगा उसको जिता देंगे, है ना। जो भी हमारे इन प्रॉब्लम्स पे ध्यान देगा हम उसको अपना लीडर बनाएंगे, अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे, ठीक है। इंडिया एक बहुत लार्ज, डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स कंट्री है। हमें पता है कितना ज्योग्राफिकली कितना एक्सटेंट है और हिस्टोरिकली कितनी सारी चीज़ें हैं। कॉम्प्लेक्स इसलिए हो जाता है, वेरियस रिलीजन, कास्ट, ट्राइब, हर प्रकार के लोग यहाँ पे हैं, ठीक है। और फिर आपका नॉर्थ साउथ ये जो एक्सटेंट है, यहाँ का कल्चर अलग है, यहाँ का अलग है। अगर आप अब ईस्ट में चले जाओगे तो ये बहुत ही अलग कल्चर है। सबकी अपनी इकोनॉमिक डिमांड्स भी अलग है, रिसोर्सेज अलग अलग टाइप के पाए जाते हैं। कहीं पे पहाड़ हैं, कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे नदियां हैं, है ना, कहीं पे प्लेट्यू है। तो हर प्रकार की ज़रूरतों को पूरा करना है वो सब। तो मतलब, और ये अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं ये लोग, है ना। सबको एक तरीके से हम ट्रीट नहीं कर सकते हैं, तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंट्री हम इसको मान सकते हैं। और इंडिया में जो एलिजिबल वोटर्स हैं, जो 18 और अबव हैं, वो 15 टाइम्स ऑफ यूके की पॉपुलेशन है, ठीक है। यूके में जितने लोग हैं उनकी 15 टाइम्स, 15 गुना जो है हमारे यहाँ पे वोटर्स हैं। और अगर हम एरिया की अगर हम बात करते हैं तो फ्रांस का जो एरिया है उससे 6 गुना ज़्यादा एरिया है हमारे पास। जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी के चैलेंजेस हैं, जैसे मैंने बताया, कहीं पहाड़ हैं, कहीं रेगिस्तान है, कहीं पे नदियां हैं, है ना, कहीं पे। तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। अब इलेक्शन, अब ये जो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में ऑफ कोर्स होना चाहिए, तो ये कौन करेगा, किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें देनी पड़ेगी। तो ये हमारा करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये ऑर्गेनाइज करता है हमारे इलेक्शंस इंडिया के अंदर। ये एक क्या है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब बहुत सारे ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, टाइम टाइम पे बहुत सारे इनोवेटिव चीज़ें करता रहता है, इनोवेटिव मेजर्स जो है वो लेता रहता है। जैसे ही पता लगता है कि अच्छा ये चीज़ नहीं होनी चाहिए बेटर एक्सपीरियंस के लिए, तो वो चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है, ताकि जो बैरियर्स हैं उनको रिमूव किया जा सके और कोई भी ऐसा ना हो कि जिसका वोट डालने का अधिकार है और वो वोट ना डाल पाए। अब इसमें क्या चेंजेस किए इन्होंने वो हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो 2024 में ये क्या करते हैं, कैंपेन चलाते हैं, है ना, एम्बेसडर्स भी बनाते हैं। आप देखेंगे कि ऐड आने स्टार्ट हो जाते हैं आपके टीवी चैनल्स पे कि आप वोट डालने का अधिकार है, सबसे बड़ा फेस्टिवल है, आपको वोट जरूर डालनी चाहिए। एल्डरली और डिसेबल पीपल जो हैं उनको घर से ही वोट डालने का अधिकार दिया गया, वहाँ पे लोग चले जाते थे, हाँ आप डालिए वोट, है ना। स्पेशल ऑफिसर्स लगाए गए थे और पोस्टल भी थे कि आप पोस्ट कर दो अपना, जो कुछ स्पेशल कैटेगरी के जो वोटर्स थे, जैसे कोई NRI है, बाहर है, या फिर आपके सेना में जो लोग होते हैं जो नहीं आ पाते अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट डालने के लिए, तो उनको पोस्टल वोटिंग का भी जो है ऑप्शन दिया जाता था। व्हील चेयर्स प्रोवाइड किए गई, रैंप्स प्रोवाइड किए गए। A24 के इलेक्शन में ही हमें देखने को मिला था, इससे पहले जो है ये सुविधाएं थोड़ी कम थी। तो जब इलेक्शन कमीशन को समझ आया कि ये चीज़ें हैं जो कि इन लोगों के जो कि डिफरेंटली एबल्ड हैं या फिर एल्डरली पीपल हैं, तो वो अगर आना चाहे, वोट डालना चाहे, तो भी नहीं कर सकते क्योंकि फिजिकल बैरियर हैं, तो फिर वो उन्होंने ये सब चीज़ें भी प्रोवाइड कराई। तो ऐसे जो है बैरियर रिमूवल का काम करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए,
और ये आपको जो है ये साइट आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, इलेक्शन कमीशन की ईसीआई की साइट है ये। यहाँ पे आपको जो है बताया गया है कि कैसे आप अपना वोट जो है वो कास्ट कर सकते हैं, क्या क्या सुविधाएं आपके लिए अवेलेबल हैं। तो ये कुछ फोटोज हैं, ये देखिए, बुजुर्ग हैं चेयर पे बैठे हुए हैं, वो भी डाल के आए हैं। ये रिक्शे में जाते हुए लोग हैं, इनकी भी सुविधा की जाती है ना। ये देखिए व्हील चेयर पे हैं बट इलेक्शन के लिए जा रहे हैं। तो ये कितने ओल्ड एज पीपल हैं, ये भी वोट डालते हैं ना। तो ये सब चीज़ें इनका हक है। बात ये है, इट डजेंट मैटर कि आप किस एज में हो, एज भी एक क्राइटेरिया नहीं, एज सिर्फ इतना कि 18 से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप अडल्ट में काउंट नहीं होते हो 18 से पहले। आपके पेरेंट्स आपके लिए डिसीजंस लेते हैं, इसके बाद आप अडल्ट बन जाते हो और 18 और अबव आप वोट डाल सकते हो। अब इतना सब करने के बाद भी 2024 का जो इलेक्शन था उसमें 34% ऑफ द एलिजिबल वोटर्स ने वोट नहीं डाला। अब आपको क्या लगता है, इतना सब कि आपको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जा सकती हैं ये वो, उसके बाद भी अगर कोई वोट डालने नहीं जा रहा है तो इसका क्या रीजन है, आपको क्या लगता है, बताएं। उत्तरमेरूर इंस्क्रिप्शन है एक 10th सेंचुरी की, ये आपकी तमिलनाडु में है। ठीक है, उत्तरमेरूर ये आपका एक कैलाश नाथ टेम्पल है तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, वहां पे एक इंस्क्रिप्शन मिली है और उसमें जो है दिखाया गया है कि कैसे आपका एक सिलेक्शन प्रोसेस होता था रिप्रेजेंटेटिव का। 10th सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम, 10th सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम। अभी हम किस में चल रहे हैं, 21st सेंचुरी में चल रहे हैं हम। ठीक है, तो ये 10th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं। वो इंस्क्रिप्शन जो है वो ऐसी दिखती है, ये कोई लैंग्वेज है इसमें लिखी हुई है, ये है वो इंस्क्रिप्शन। इसमें लिखा हुआ है कि उस टाइम पे जो है कैसे आपका रिप्रेजेंटेटिव का सिलेक्शन होता था। तो ये क्या दिखाता है, ये देखो ये कुछ ऐसा है कि पाम लीव्स पे जो है जो भी रिप्रेजेंटेटिव कैंडिडेट्स थे उनके नाम लिख दिए जाते थे और उसको एक पोर्ट में डाल दिया जाता था। और सिलेक्शन डे जब होता था तो उसको ओपनली पब्लिकली खोला जाता था और एक कोई छोटे से बच्चे को बुला के उन पाम लीव्स को जो है वो निकाल लिया जाता था, जैसे चिट निकालते हैं ना आज के टाइम पे, तो बिल्कुल वैसे ही चल रहा था। और उसके बाद जो है एम्प्टी हैंड वो दिखाते थे कि देखो भैया हमारे हाथ में नहीं है। फिर वो जो एक इंडिविजुअल रिस्पेक्टेड इंडिविजुअल उस गांव का कोई बड़ा वो जाता था उस बच्चे से फिर बोलता था कि स्पोर्ट में से जो है ये लीव्स निकालो, और फिर वो निकालता था और जो भी नाम आते थे वो आपके सिलेक्टेड कैंडिडेट होते थे। इस प्रकार की प्रोसीजर जो है वो अपनाया जाता था। ठीक है, ये एक एक्टिविटी है जो कि आपको समझाता है कि रिप्रेजेंटेटिव्स कैसे काम करते हैं एक स्कूल के अंदर। तो इसमें क्या है कि एनुअल इलेक्शन हो रहा था, क्लास रिप्रेजेंटेटिव आपको जो है चुनना था। तो क्यों, क्योंकि मीटिंग्स जो होनी है टीचर्स के साथ या फिर इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने हैं, तो एक बेसिकली स्टूडेंट्स और स्कूल की जो अथॉरिटी है उसके बीच में एक ब्रिज बनाने के लिए हम अपने जो रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। यहाँ पे है आपकी सेंटर गवर्नमेंट, सेंटर गवर्नमेंट। ठीक है, और यहाँ पे हो आप लोग। अब आप डायरेक्टली मोदी जी से बात नहीं कर सकते हो, इसीलिए आप क्या करते हो, अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हो जो कि पार्लियामेंट में मोदी जी के साथ बैठता है। और आप अपनी बात इसको बता सकते हो और ये जाके आपकी बात मोदी जी को बता देगा जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे इसलिए हमें मीडिएटर चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे भी ब्रिज बनने के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव इनको चाहिए था। 3 स्टूडेंट को जो है चूज किया गया, अहमद, गुरमत और रवि को। वो इस पोजीशन के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे थे। अब क्लास टीचर जो हैं उन्होंने उनको जो है इलेक्शन ऑफिसर बना दिया गया, ताकि उषा मैम थी उनको इलेक्शन ऑफिसर बना दिया गया ताकि एक फेयर ट्रांसपेरेंट जो है इलेक्शन हो पाए क्लास रिप्रेजेंटेटिव के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया गया कि भैया अहमद ने क्या बोला, अहमद ने प्रॉमिस किया कि भैया मैं साफ सफाई का ध्यान रखूंगा क्लास की। ठीक है, और प्ले ग्राउंड की भी।
गुरमत ने क्या बोला, अगर आप मेरे को क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनाते हो तो मैं क्लासमेट्स जो हैं हमारे, उनकी लर्निंग बेटर हो पाए उसमें हेल्प करूँगा। ठीक है। और उन्होंने बोला कि म्यूचुअल सपोर्ट जो है या फिर पीयर की जो कोचिंग सिस्टम है उस सब में मैं हेल्प करूँगा टू लर्न बेटर। उसके बाद रवि जो है, रवि ने क्या बोला, रवि ने बोला कि टू मेक मोर स्पेस इन देयर क्लास टाइम टेबल फॉर आर्ट्स, आर्ट्स करिकुलम। जैसे कि भैया मैं टीचर से बात करूँगा कि हमें इन सब चीज़ों का भी जो है टाइम दिया जाए। ठीक है, ताकि हम कुछ नई चीज़ें सीख पाए। तो इन सब ने अपना अपना बता दिया, अहमद ने, गुरमत ने, रवि ने। गुरमत ने क्या बोला, गुरमत ने बोला कि आपकी पढ़ाई जो है और अच्छे से हो पाए, क्या सपोर्ट आपको चाहिए है कोचिंग का या कुछ भी, तो उसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस अगर आपको चाहिए तो उसके लिए मैं हेल्प कर सकती हूँ। अहमद ने बोला हम साफ सफाई का ध्यान रखवाएंगे। रवि ने बोला भैया हम जो है एक्स्ट्रा करिकुलम जो है आर्ट वगैरह उस पर ध्यान देंगे। तो ये तीन कैंडिडेट्स थे। अब स्टूडेंट्स को देखना था कि उनकी ज़रूरतें क्या हैं, किस लिए और क्यों उनको वोट देना है। ओके। आपके इलेक्शन में भी तो ऐसे ही होता है, जो आपको बोलते हैं हम रोड बनवाएंगे, हम अच्छी शिक्षा देंगे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब तो सेकेंडरी हो जाता है। हम आपको हर महीने 10,000 रुपये देंगे, ये प्राइमरी हो जाता है ना। तो ये फ्रीबीज जो बंटती हैं, फ्री बिजली फ्री कर देंगे, बस सेवा फ्री कर देंगे और औरतों के लिए, तो ये सब जो सिलेंडर फ्री कर देंगे, तो ये सब आपके नेता लोग बोलते हैं, जिससे आप इम्प्रेस होते हैं और आपको लगता है कि हाँ हमें तो फ्री सिलेंडर चाहिए है। एक बोल रहा है कि नहीं आपको हम साइकिल बांट देंगे, तो आपको साइकिल चाहिए है या बिजली का बिल फ्री चाहिए है या हर महीने 10,000 2,000 जो भी अमाउंट वो बोल रहे हैं वो पैसे चाहिए, तो उस ज़रूरत के हिसाब से आप उनको वोट डालते हैं। फिर होती है कैंपेन। कंटेस्टेंट आ गए हैं, अब आप देखेंगे कि कैंपेन होती है। ठीक है। और गुरमत जो है वो नोटिस बोर्ड लेता है और क्लासमेट से जो है अहमद, अहमद पोस्टर्स लगाता है, गुरमत नोटिस बोर्ड पे लिखती है अपनी चीज़ें और क्लासमेट से बातें करती है कि मैं ये करूँगी वो करूँगी। रवि जो है वो लंच टाइम में म्यूजिक परफॉर्मेंस देता है कि हम इस प्रकार से तुम भी सीख सकते हो, है ना। और फिर मिस उषा जो हैं, जो इलेक्शन ऑफिसर हैं, वो ऑर्गेनाइज करती हैं इलेक्शन को और फेयरली जो इलेक्शन कंडक्ट कराती हैं। वो क्लास को रूल्स जो हैं वो एक्सप्लेन करती है कि हर कोई जो है अ, समझ चुका है कि कैसे इलेक्शन होएगा। हम एक सीक्रेट बैलेट, सीक्रेट बैलेट मतलब कि दूसरे को पता ना हो कि आपने किसको वोट डाली। एक पर्ची पे आप नाम लिख देंगे, या तो आप गुरमत लिख देंगे या रवि लिख देंगे या अहमद लिख देंगे। ठीक है, पर्ची पे नाम लिख देंगे और उसको छुपा के बंद करके, तो उस प्रकार से आप वोट डालेंगे। ठीक है। नो वन वुड नो हु वोटेड फॉर होम, ensuring the process was private and fair। ये होना भी ज़रूरी है, नहीं पता लगा कि आपका जो, इसलिए आप बूथ में अगर आप जाते हो तो वो आप ही जा सकते हो, सिक्रेसी प्राइवेसी मेंटेन की जाती है। नहीं तो पता लगा कि आपके वहाँ का कोई दबंग है जो कि उठा हुआ है लीडर के तौर पे, रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, और उसको पता लग गया कि आपने उसके लिए वोट नहीं डाला, उसके जो अपोजिट में खड़ा था उसको वोट डाला, फिर वो आके आपको परेशान करना स्टार्ट कर देगा। अगर ये जीत जाता है तो फिर वो जो है आपको परेशान करना स्टार्ट कर देगा कि भैया ये तूने मेरे लिए वोट नहीं डाला था ना, अब मैं देखता हूँ। ओके। तो इसीलिए जो सिक्रेसी जो वो मेंटेन की रखी जाती है, प्राइवेसी आपकी ध्यान रखा जाता है। फिर वोटिंग डे आया। बच्चों ने जो है बैलेट पेपर, बैलेट पेपर मतलब एक पर्ची पे जो है नाम लिखे तीनों कैंडिडेट्स के, और उस पे एक्स लिख दिया। यहाँ पे अहमद लिखा हुआ है, यहाँ पे रवि लिखा हुआ है, यहाँ पे गुरमत लिखा हुआ है। तो जिसको भी आपको वोट डालनी है उसके नाम के आगे आप एक्स लिख दो। ठीक है। अब मिस उषा जो है वो देखेंगे कि अ, नेहा के हाथ में एक बॉक्स था जिसमें कि वो वोट डालेंगे। फिर सभी स्टूडेंट्स ने वोट डाली, पर्चियों पे एक्स लिख लिख के और इसके अंदर डालते गए। उसके बाद जो ये बॉक्स था वो सील कर दिया गया। उसके बाद फिर इनकी काउंटिंग होएगी और जिसको भी ज़्यादा वोट मिलेंगे, 33 वोटर्स थे जिन्होंने वोट डाली थी,
और फिर मिस उषा थी और सिबा थी, जो कि विटनेस कर रही थी काउंटिंग के टाइम पे कि हाँ कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो उन्होंने जो है, जो मार्क नहीं थे, जिसने किसी को भी वोट नहीं डाला उनको इनवैलिड बोल दिया, है ना। किसी नाम के भी सामने एक्स नहीं था तो वो इनवैलिड वोट हो गई, ठीक है। उसके बाद जो है रिजल्ट अनाउंस किया गया। अहमद को 8 वोट मिले, गुरमत को 12, रवि को 10। तो जीता कौन? गुरमत जीत गई, है ना। अब जो गुरमत है वो रिप्रेजेंटेटिव बन गई और उसने क्लास के जो आपके क्लासमेट्स थे उनको थैंक यू बोला। और उसने बोला कि आई प्रॉमिस कि मैं जो भी कमिटमेंट्स मैंने आपको की हैं कि आपको बेटर लर्निंग मिलेगी, आपको हेल्प चाहिए अपने पीयर ग्रुप से या फिर कोचिंग के लिए, तो मैं वो सब करूँगी, ठीक है। अहमद और रवि ने जो है गुरमत को कॉन्ग्रेचुलेशन बोला और उन्होंने बोला कि हम भी तेरी हेल्प करेंगे इस चीज़ में, जो भी तेरी कमिटमेंट्स है उनको फुलफिल करने में, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चंस हैं कि कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इलेक्शन प्रोसेस में, क्या लगा आपको? और आपको क्यों लगता है कि सीक्रेट बैलेट जो है वो ज़रूरी है, हम क्यों ओपनली नहीं बता सकते? और बच्चों ने क्या चीज़ कंसिडर की होगी, वो वोट वो जब डाल रहे थे उस टाइम पे अपनी चॉइस को डिसाइड करते टाइम? और आपको लगता है कि बच्चों की, अब बच्चों जो बाकी के जो स्टूडेंट हैं उनकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है? गुरुमत को उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव तो बना दिया, क्या उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है? और हाँ तो क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है भैया। अब जिस चीज़ के लिए उन्होंने गुरुमत को वोट डाला है, अगर वो पूरी नहीं हो रही तो बच्चों बच्चों को इतना अवेयर होना चाहिए कि भैया हमने तो इस चीज़ के लिए वोट डाला था कि तुम हमारी जो लर्निंग है उसको बेटर बना पाओ, अगर तुम वो नहीं कर रही हो तो अब हम मतलब तुमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब मिस उषा जो है उन्होंने क्या रोल प्ले किया यहाँ पे, और जो उनका जो रोल था वो इम्पोर्टेंट क्यों था? And why was it important for Miss Usha to organize a ballot paper for Neha? What would happen if many students in the class choose not to mark a preference? कि कुछ भी जो है वो मार्क नहीं किया, कुछ भी मार्क नहीं किया, तो इसका क्या मतलब हो सकता है कि उन कैंडिडेट्स में से जो 3 लोग थे, अहमद, गुरमत और रवि, इनमें से कोई भी पसंद नहीं आया उनको, है ना। अब उनके पास क्या ऑप्शन है? कुछ कैंडिडेट्स ने, जिनकी वोट्स इनवैलिड हो गई थी क्योंकि उन्होंने किसी को भी मार्क नहीं किया था, तो अब वो तो इनवैलिड हो गई, लेकिन वैल्यू तो है उनकी वोट की, वो भी तो कुछ कहना चाह रहे हैं, है ना। तो उसके लिए जो इंडिया में है एक नया ऑप्शन लाया गया, नोटा। नोटा का क्या मतलब होता है? नन ऑफ द अबव, कि भैया ये जो कैंडिडेट उठे हुए हैं ना, इनमें से कोई हमें पसंद नहीं आ रहा, और इसके लिए हम जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको रिजेक्ट करते हैं। हम इन ये जो उठे हुए कैंडिडेट हैं हम सेटिस्फाई नहीं है इनमें से किसी से भी। हालांकि ये रिजल्ट चेंज नहीं करता, वो जो लोग थे अगर वो 5 भी थे आउट ऑफ 33, फर्क कुछ नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि जिसके पास भी मेजोरिटी ऑफ द वोट्स होंगे वो जीत ही जाएगा, ठीक है। चाहे 10 लोग अगर वोट डाल रहे हैं आउट ऑफ 33, तो इन 10 में से ज़्यादा वोट जिसके पास होंगी, मान लो आप 6 वोट गुरमत ने जीत ली और 3 वोट जो हैं वो अहमद ने जीत ली, 1 वोट जो है वो रवि को मिला, तो भी गुरमत जो है आउट ऑफ 6 आउट ऑफ 33 वोट्स के साथ वो रिप्रेजेंटेटिव आपकी बन जाएगी, जीत जाएगी, वो आपकी लीडर बन जाएगी, है ना। तो इन 5 लोगों का कोई फायदा है नहीं। बट स्टिल बट स्टिल ये आपको बताती है कि आप, जो पार्टीज जो होती हैं, जो वो टिकट्स बांटती हैं, तो उस टाइम पे वो अवेयर कराती है कि हमें जो है आप बेटर लोगों को वोट दीजिए। आज के टाइम पे क्या है, क्रिमिनल्स इन पॉलिटिक्स, कि जो जीत सकता है उसको आप वोट देते हो, है ना। ये नहीं देखते कि वो, उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या वो इंसान सही है लोगों के लिए, नहीं। तो जो नोटा आप एक्सरसाइज करते हो, नोटा वाला ऑप्शन, उसमें क्या है? उसमें ये है कि भैया आपने जिन लोगों को
क्या दी है, सीट दी है, हम उससे खुश नहीं हैं। कोई ऐसे इंसान लेके आए जो एक्चुअली हमारे लिए सोच पाए, जो एलिजिबल हो भी इस चीज़ के लिए। कोई पढ़ा लिखा इंसान लेके आए, गवार गुंडे हमें नहीं चाहिए हैं एज हमारे लीडर्स। तो ये एक बहुत पावरफुल टूल है डेमोक्रेसी के अंदर।